ended up with static. In the previous session we ended up with the static and dynamic web pages. We studied that in static web page there is the web page is fixed, the content of the web page is fixed, and it can only be changed by the author. And the languages that are used in static in designing a static web page are generally HTML, that is hypertext markup language, and XHTML, that is extended hypertext markup language, and XML, that is extensible markup language, also with some extra features XSL, that is extensible style language. So whatever may be the language, more or less they are implied to uh, to to design the web page that is predetermined, that is web page जो भी डिजाइन करना है वो पहले से निर्धारित होता है कि किस तरह का पेज का लेआउट होगा, किस तरह से उसका डिजाइन होगा। लेकिन उसी जगह पे जब हम लोग डायनामिक का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रोग्राम है जो या तो सर्वर साइड में बैठा हुआ है या फिर एक प्रोग्राम है जो क्लाइंट साइड में बैठा हुआ है, जो उस वेब पेज को और बेहतर बना के क्लाइंट को प्रोड्यूस करता है या फिर सिंपली प्रोड्यूस करता है। तो सर्वर साइड में जो प्रोग्राम है वो उस वेब पेज को जनरेट करता है डायनामिकली बेस्ड ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो अलग अलग रिक्वेस्ट हो सकता है। तो वो प्रोग्राम डेटाबेस से जो भी डेटा चाहिए उस वेब पेज को बनाने में, उस डेटाबेस से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, वेब पेज को वो बनाता है जिस फॉर्मेट के साथ वेब पेज क्लाइंट समझ सकता है। ये सारा उस रिक्वेस्ट में डाला हुआ होता है। रिक्वेस्ट के आधार पे वो इस वेब पेज को जनरेट करता है एंड इट इज गिवन टू द क्लाइंट। ऐसा हो सकता है कि उस वेब पेज को अगर वो क्लाइंट अपना काबिलियत अपना रिक्वेस्ट में बता दे कि हाँ यस yes we can I can understand this type of web page or I can interpret, I am equipped with this type of programs, then it is the responsibility of the server ऐसा कर सकता है कि कुछ ऐसा वेब पेज बनाए जिसका कुछ पार्ट जो है वो क्लाइंट प्रोसेस प्रोसेस कर सके। तो फॉर एग्जांपल sometimes we need to add, might have encountered in this type of situation कि हम लोगों को ब्राउजर में कभी फ्लैश प्लेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये जो फ्लैश प्लेयर है ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कुछ फ्लैश फाइल्स जो वेबसाइट में कहीं कहीं पे फ्लैश फाइल्स लगे हुए होते हैं उसको प्ले करने के लिए चाहिए होता है। कुछ कुछ वेबसाइट्स डायनामिकली इस तरह का वेबसाइट बना के भेज देते हैं जिसमें कुछ पार्ट जो है वो फ्लैश फाइल्स होते हैं। अगर फ्लैश प्लेयर नहीं होगा तो बहुत सारे वेबसाइट्स जो है जिसको हम लोग अगर चाहेंगे तो प्ले नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा एग्जांपल है बताने के लिए कि वी नीड टू इंस्टॉल सम प्रोग्राम्स, सम एड-ऑन्स। द क्लाइंट ब्राउजर मस्ट हैव सम एड-ऑन्स so that any web page that has to be further interpreted or processed at the client part can be done, ताकि उसको किया जा सके और उसको फाइनली उसको फिनिश करके क्लाइंट के ब्राउजर में उसको प्रस्तुत किया जा सके। अब ये दो तरह का जो लैंग्वेज है ये किस किस आधार पे बनता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ डायनेमिक लैंग्वेजेस। देयर आर टू एस्पेक्ट। ये जो डायनामिक लैंग्वेज है दे आर बेसिकली द अगर सर्वर साइड में हम बनाते हैं तो दे आर बेसिकली द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब जो एप्लीकेशंस हम लोग रन करा रहे हैं उन दो वो जो एक ऐसा इंटरफेस देता है जो अलग क्लाइंट के डेटा और सर्वर में जो डेटा है दोनों के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। दैट इज क्लाइंट को जिस तरह का डेटा चाहिए, जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, उस फॉर्मेट के हिसाब से सर्वर से डेटा वो कलेक्ट करके उस फॉर्मेट से डेटा को वो बिल्ड करता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दैट इज दे दोस applications are programmed in such a way that they behave as an interface between two different types of data in two different systems। तो ये सर्वर साइड का है। तो व्हाट आर द जनरल एप्लीकेशन इंटरफेस जो भी है क्या क्या है। तो पहला है कॉमन गेटवे इंटरफेस जो कि एक इंटरफेस देता है ताकि क्लाइंट जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट कर सके। सेकंड, जो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा है इट इज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इट इज पीएचपी। तो वी नीड टू लर्न पीएचपी
फॉर सर्वर में जो प्रोग्रामिंग जो बेस्ड होते हैं, दैट इज द जो एप्लीकेशंस हम लोग जनरेट करते हैं पीएचपी एप्लीकेशंस, वो पेज को जनरेट कैसे करें एट द सर्वर साइड, उसी के लिए पीएचपी को जानना आवश्यक होता है। जावा के आधार पे भी हम सर्वर के पेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज वी हैव द जावा मशीन दैट विल क्रिएट द एप्लेट्स बेस्ड ऑन द जो पेजेस को जनरेट कर दोज आर कॉल्ड द एप्लेट्स, वो जावा सर्वर पेजेस के जरिए वो होता है। नेक्स्ट वी हैव द ASP.NET दैट इज जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, उसके जरिए भी हम लोग पेजेस को जनरेट कर सकते हैं। ये जो 4 या 5 है, ये सारे जो है एक एप्लीकेशन इंटरफेस है जो सर्वर साइड में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो किसी न किसी रूप में किसी सर्वर में काम करता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस एज डिमांडेड बाय द क्लाइंट। उसी तरह से कुछ प्रोग्राम्स जो हम लोग क्लाइंट साइड में रखने की आवश्यकता है, दैट इज विथ कि जो सर्वर जो डेटा क्लाइंट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझने के लिए कि सर्वर किस तरह से उसको अरेंज करके भेजा है, बिकॉज the HTML page is a hypertext markup language, so it is a language with that is having markups, so उसमें कुछ कुछ markups है, markups मतलब that is the text, it is a simple text language but every text have different meanings, तो उन सारे meanings को का अर्थ लगाने के लिए we need something that will mean those text in a different way and by text, that is we need something that is called a scripting language। एक होता है कंपाइलिंग लैंग्वेज जो पूरे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट को एक तरह से भी देखता है, एक होता है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड हर मार्कअप का अपना अर्थ होता है और उसको वो वर्ड लाइन बाय लाइन देखता है। दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो हो सकता है कि क्लाइंट के पास जावा का स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर हो क्लाइंट ब्राउजर में, या वीबी स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड हो, या फिर जो जो हम क्लाइंट का ब्राउजर है उसमें जो है जावा दैट इज JVM जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड हो, जो कि एप्लेट्स जो जावा सर्वर पेजेस जो एप्लेट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोज आर द बाइट कोड्स, उसको वो इंटरप्रेट कर सके, दैट इज अ वर्चुअल मशीन वहाँ इंस्टॉल्ड हो जो कि बाइट कोड को जो कि जावा सर्वर पे प्रोड्यूस कर रहा है उसको इंटरप्रेट कर सके। या फिर हो सकता है एक्टिवेक्स कंट्रोल हो जो कि ASP दैट इज एक्टिव सर्वर पेजेस डॉट नेट की प्रोड्यूस किए पेज को वो समझ सके। मोर और लेस दे आर इंटरप्रेटर्स एंड दे नीड टू understand what the page in terms of markup, because that is going to be an HTML page। So these are the main components कि हमारे पास ये एक वेब ब्राउजर का प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट आर द मॉड्यूल्स, एक वीवी स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर हो सकता है, एक जावा वर्चुअल मशीन हो सकता है, एक HTML XML इंटरप्रेटर हो सकता है जो नॉर्मल HTML स्टैटिक पेजेस के लिए काम करता है, साथ में एक जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर भी हो सकता है, और साथ में उस ब्राउजर में कुछ स्पेशल एड-ऑन्स और कुछ स्पेशल प्लगइन्स हो सकते हैं जो खास तरह के एप्लीकेशंस को समझने के लिए हेल्प करेंगे, एंड साथ में उसके पास एक हेल्पर एप्लीकेशंस होना चाहिए। तो इन सारे चीजों से एक ब्राउजर अगर इक्विप्ड है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर से वो कम्युनिकेट कर सकता है। उसी तरह उसी जगह पे अगर सर्वर का मैं बात करूं तो इट शुड हैव दिस फोर, that is standard programming interface or the application programming interface through which the pages are created and dynamically on demand, so they can communicate in terms of HTML format or in terms of XML format। इन दोनों फॉर्मेट्स में वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब HTML होगा तो वो सेंड होगा, जब XML होगा इट विल बी बाई डायरेक्शन, मतलब जब इधर से कोई कम्युनिकेशन दैट इज क्लाइंट साइड से कोई एप्लीकेशन से फर्दर अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट इज इंटरप्रेट करने के बाद अगर कोई डेटा और वो चाह रहा है फर्दर उस डेटा पे काम करने के लिए, अगर उसको और डेटा चाहिए, then that request will be go as an that is XML फॉर्मेट में भी वो काम कर सकता है। अब आते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जिक्र RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 2616 में किया गया है। What is hyper? Hyper means something that is beyond the normal standard टेक्स्ट। तो एक ऐसा टेक्स्ट एक लिखने का एक ऐसा तरीका
जो नॉर्मल तरीके से थोड़ा अलग है। और उस तरीके से हम अगर कोई चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट प्रोटोकॉल इज़ अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन्फॉर्मेशन अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर एनी इन्फॉर्मेशन बिटवीन वेब सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। तो किसी भी तरह का क्लाइंट हो, किसी भी तरह का वेब सर्वर हो, आप अगर विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी अगर चला रहे हैं, तो अगर उसके लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो उसमें अगर ऑनलाइन कोई म्यूज़िक या फिर अ, कोई लाइब्रेरी, कोई म्यूज़िक का लाइब्रेरी अगर आप ब्राउज़ कर रहे हैं, कोई आर्टिस्ट का लाइब्रेरी ब्राउज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली यू आर एक्सेसिंग, यू आर पुटिंग एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इट इज़ नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इटसेल्फ, ये अभी जो है ब्राउज़र और सर्वर तक लिमिटेड नहीं रहा, ये क्लाइंट एंड सर्वर तक आ चुका है। और क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, एक वीएलसी मीडिया प्लेयर अगर अपना अपडेट कर रहा है, तो वो भी एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ज़रिए ही इंफॉर्मेशन को पोर्ट कर रहा है, मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस में पोर्टिंग हो रहा है इंफॉर्मेशन। So it is a simple request response protocol. Commands are given, जिसमें रिक्वेस्ट है रिस्पॉन्स है, वो दोनों कमांड्स के रूप में ही एक्सचेंज होते हैं क्लाइंट्स में और सर्वर में। कमांड्स आर इन ASCII मोड, जो कि हम लोग माइम या फिर एस जो एनवीटी में हम लोग देखे थे, जो ASCII मोड है उसी रूप में कमांड्स इसमें भी एक्सचेंज होते हैं। कमांड्स के जरिए ही रिक्वेस्ट को पुश किया जाता है, कमांड्स के जरिए ही रिस्पॉन्स को बताया जाता है। इट रन्स ओवर टीसीपी, ये टीसीपी को ही यूज करते हैं, बिकॉज एचटीटीपी जो है वो इन टाइम डिलीवरी देता है, दैट इज उसमें कुछ भी ऐसा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल नहीं है कि कुछ मैसेज को होल्ड करें फिर फॉरवर्ड करें। जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट क्रिएट होता है, इट इज इट इज हैंडेड ओवर टू द नेटवर्क, तुरंत नेटवर्क में हैंडेड हो जाना है। सो एट द बिलो लेयर, एचटीटीपी के नीचे इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, तो हमें उसके नीचे जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, कुछ ऐसा चाहिए जो रिलायबिलिटी का मैटर को सॉल्व करे, दैट इज जो एरर का चांसेस को कम से कम कर दे। बिकॉज अगर हर कम्युनिकेशन, हर रिक्वेस्ट में कुछ कुछ रिस्पॉन्स में अगर एरर आएगा, then it will be difficult for computing, and that is why it uses TCP, because TCP is highly reliable, end-to-end reliability वो assure करता है। Though it uses TCP services, yet it is becoming more like transfer protocols। अभी हम लोग इसी पे डिस्कस किए कि कोई भी चीज कम्युनिकेट कर सकता है इंटरनेट के जरिए, दैट इज एंटीवायरस भी अगर अपडेट हो रहा है, सो इट इज कम्युनिकेटिंग टू इंटरनेट यूजिंग द एचटीटीपी। अगर मीडिया प्लेयर कोई म्यूजिक स्ट्रीम कर रहा है, अगेन इट इज यूजिंग एचटीटीपी। हालांकि अभी हम कोई ब्राउजर यूज नहीं कर रहे हैं, अभी एक एप्लीकेशन चल रहा है जिसका एक प्रोसेस थ्रेड जो है इंटरनेट के एक दूसरे सर्वर प्रोसेस थ्रेड से कम्युनिकेट कर रहा है। आईपी एनेबल गैजेट्स, जो छोटे छोटे डिवाइस जो आजकल आईपी एनेबल्ड आ रहे हैं, एलेक्सा वगैरह सब जो आ रहे हैं, ये सब एचटीटीपी को ही बेसिकली यूज कर रहे हैं। application layer processes, that is server, maybe it in server or in the client, establishes sockets with TCP। तो जैसे ही कोई TCP कोई एक HTTP अगर रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, तो वो एक रिक्वेस्ट, मतलब TCP रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। मैसेज जैसे ही क्रिएट हुआ, एक रिक्वेस्ट मैसेज HTTP में क्रिएट हुआ, तो एक TCP में भी वो एक ओपन कनेक्शन को ओपन करता है। और टीसीपी के साथ वो जो एप्लीकेशन लेयर का जो एचटीटीपी है, एक एक लॉक बनाता है, दैट लॉक इज कॉल्ड ए सॉकेट, दैट इज ए सॉफ्टवेयर लॉक। उस सॉकेट के जरिए वो कम्युनिकेशन को, दैट इज कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है एट द क्लाइंट एंड एट द सर्वर लेवल। सर्वर लेवल में भी जो एप्लीकेशन लेयर में जो एचटीटीपी है, वो अपने टीसीपी के साथ एक कनेक्शन बनाता है, दैट इज ए सर्वर सॉकेट। and at the client side also, the application layer पे जो HTTP है, वो TCP के साथ एक कनेक्शन बनाता है, that is also a client socket। तो ये सॉकेट बना हुआ रहता है जब तक ये कनेक्शन रहता है। उसके बाद तो नीचे जो पूरा TCP सूट के जरिए डेटा पास करता है। Requests and response messages are put across socket interface। HTTP का काम है कि उस सॉकेट के इंटरफेस पे जहाँ जंक्शन है, वहाँ पे मैसेज को पुश कर देना। उस इंटरफेस से टीसीपी का काम है मैसेज को कलेक्ट करना, क्योंकि हायर लेयर से जो प्रोटोकॉल जो मैसेज को पास करते हैं, स्ट्रीम ऑफ डेटा की तरह वो पास करते हैं। एचटीटीपी उस स्ट्रीम से वो सेगमेंट्स बनाता है, जिस तरह से हम लोग देखे हैं सेगमेंट्स और बाइट्स को अरेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। किस तरह से वो हैंड शेकिंग किया है, विंडो वगैरह, वो सारा चीज को देखते हुए वो उस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को
सेगमेंट्स में तब्दील करता है। तो एचटीटीपी का काम है कि स्ट्रीम ऑफ जो इंफॉर्मेशन है दैट इज इन बिट्स और या फिर बाइट्स, उसको वो टीसीपी के सॉकेट जो इंटरफेस है वहां पे उसको हैंड ओवर करते हैं। बाकी का काम टीसीपी देख लेता है। एज टीसीपी इंश्योर्स रिलायबिलिटी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेजेस आर डिलीवर्ड इंटैक्ट। क्योंकि टीसीपी जो है रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है, इसलिए एचटीटीपी का हम लोग जो भी ब्राउज करते हैं वो तुरंत खुल जाता है, वेबसाइट जो है वो कनेक्शन फेलियर नहीं होता है। HTTP is the stateless, that is the server do not keep track of state of the client। हम लोग कुकीज में देख चुके हैं। that is why एक होता है stateful communication that is connection, एक होता है stateless connection। तो स्टेटफुल अगर करते हैं कोई सर्वर के साथ अगर स्टेटफुल कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, सो ठीक है, इट इज गुड कि स्टेटफुल को एस्टेब्लिश किया जाए, बट इट बिकम्स वेरी रिसोर्स कंज्यूमिंग। मतलब बहुत सारा रिसोर्स को वो ब्लॉक करके रखता है, और हो सकता है कि उस समय में जिस समय वो रिसोर्स को ब्लॉक करके रखा है, हो सकता है क्लाइंट कोई एक्टिव परफॉर्मेंस कर भी नहीं रहा हो, बट वो रिसोर्स को ब्लॉक करके रखा है। एंड इसी कारण से सर्वर को थोड़ा सा उसका लोड को घटाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं जो है कुकीज का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया, ताकि एक स्टेटलेस स्टेट ऑफ कनेक्शन में एक स्टेट सेंस ऑफ स्टेटफुलनेस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके, दैट इज कनेक्टिविटी को एश्योर कर सके, यूजर्स को आइडेंटिफाई कर सके, और हर बार न्यू टीसीपी के लिए जाना नहीं पड़े। अब आते हैं कि जब टीसीपी जब कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, इट कैन एस्टेब्लिश द कनेक्शन इन टू वेज। फर्स्ट इज इट कैन एस्टेब्लिश excuse me, it can establish as a persistent mode, or it can establish the connection as in a non-persistent mode। मतलब persistent मतलब कनेक्शन लगातार बरकरार है जब तक कि सारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है सारा खत्म ना हो जाए। मतलब सर्वर अपनी तरफ से और क्लाइंट भी अपनी तरफ से जब तक रिस्पॉन्स मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से ओवर ना कर ले तब तक वो कनेक्शन बना रहे, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट का मतलब है कि सर्वर सर्वर क्लाइंट जो है हर बार जितना बार वो रिक्वेस्ट भेजेगा उतना बार उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ बात आता है, नॉन परसिस्टेंट की अगर बात करें तो ठीक है कि हम सर्वर को कनेक्शन में ब्लॉक नहीं कर रहे, लेकिन अगर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, मान लेते हैं ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो सर्वर जैसे ही एक रिक्वेस्ट को process करता है, it will ask the TCP to create an active open connection, and that TCP will go for a three-way handshake। TCP जो है जो कनेक्टिविटी जो एस्टेब्लिश करता है वो थ्री-वे हैंडशेकिंग मोड से एस्टेब्लिश करता है। तो पहली बार तो वो कनेक्शन रिक्वेस्ट को भेजेगा, दैट इज एक रिक्वेस्ट फाइल वो भेजेगा। उसके बाद उस रिक्वेस्ट फाइल का वो फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा। हो सकता है इन दोनों में एक कनेक्शन इस दैट इज रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में सर्वर उसको एश्योर करे कि हाँ आई एम रेडी टू कनेक्ट। उसके बाद वो रिस्पॉन्स फाइल दैट इज अपना जो मेन रिक्वेस्ट फाइल है, दैट इज जो आपका जो HTTP से जो फाइल आ रहा है उस फाइल को वो भेजेगा। पहले तो जब तक TCP कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश नहीं करेगा, HTTP का जो भी मैसेज है वो TCP में फॉरवर्ड हो नहीं सकता है। इसका मतलब है the HTTP protocol is relying upon the TCP protocol to establish the connection। और TCP को कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में 3 दफा दैट इज थ्री-वे हैंडशेकिंग जब तक कंप्लीट ना कर ले तब तक TCP का दैट इज कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो नहीं रहा है। सो मोर और लेस इट इज टेकिंग 2 राउंड ट्रिप टाइम, दैट इज एक बार जाना आना, 2 राउंड ट्रिप टाइम उसको लगभग लग ही जा रहा है एक रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स कंप्लीट होने में। तो एक रिक्वेस्ट किया उसका रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से, तो रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स आने में उसको 2 राउंड ट्रिप टाइम लगभग उसको लग जा रहा है। तो दिस टाइम इस वेस्टेड, दैट इज थ्री-वे हैंडशेकिंग में कुछ टाइम चला जा रहा है। दूसरा जो है डेटा उसमें वो टाइम ट्रांसमिट कर रहा है, उस डेटा को कुछ समय में वो रिसीव करेगा। तो इस समय इस पूरे दौरान में अगर हर बार अगर नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन में ही वो बार बार करेगा, और ऐसा हर पेज में, अभी क्लाइंट एक पेज रिक्वेस्ट किया फिर अगले दफा दूसरे उसी पेज में दूसरे लिंक पे क्लिक करेगा,
तो बार बार अगर वो नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन वो बनाने चले तो हर बार 2 राउंड ट्रिप टाइम लगभग उसका हर कनेक्शन में, हर पेज के रिक्वेस्ट में बर्बाद होता है। दैट इज वाई इट इज, आजकल जो टीसीपी जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है उसका भी एक एक टाइम लिमिट है, 60 सेकेंड और 30 सेकेंड के लिए वो एक कनेक्शन सेटअप करता है। अब ये भी एक दूसरा पॉइंट है कि अगर कनेक्शन को हम सेटअप कर ले, दैट इज एक बार हम कनेक्शन सेटअप कर ले और बार बार हम उसी कनेक्शन पे हम कम्युनिकेशन करें तो राउंड ट्रिप टाइम तो मेरा सेम हो रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन लंबे समय तक वो क्लाइंट या सर्वर होल्ड करके रखे ताकि सर्वर को फ्री ना करे और सर्वर बाकी क्लाइंट्स को सर्विस नहीं देता है। तो इसीलिए इसके पास एक टाइम कैपिंग भी लगाया जाता है ताकि कि 60 सेकेंड या फिर 80 सेकेंड जो भी सर्वर चाहे या फिर जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट में वो डाले कि वो एक राउंड ट्रिप टाइम डालता है कि इस समय के बाद जो है अगर कनेक्शन क्लोज, अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है क्लाइंट के साइड से, कोई फर्दर रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है तो सर्वर अपनी तरफ से हर रेस्पॉन्स में तो क्लाइंट कनेक्शन को क्लोज का ऑफर दे के रखता है। लेकिन क्लाइंट अगर बार बार उसको कम्युनिकेट कर रहा है तो एक ही कनेक्शन भी कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर चाहे कि 60 सेकंड निकल गया, क्लाइंट सर्वर उसको ऑप्शन दे के रखा है क्लोज करने का, लेकिन क्लाइंट कम्युनिकेट किया नहीं तो सर्वर अपने तरफ से क्लोज कर देता है। सो परसिस्टेंट कनेक्शन में अगर हम टीसीपी में एक बार कनेक्शन करते हैं उस पर हम बार बार मैसेज भेज सकते हैं एंड इट विल टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम कि हम अलग अलग साइज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ एक कनेक्शन। इसमें मेरा एक चीज का बचत होता है, क्या है कि दैट इज राउंड ट्रिप ट्राइंग टू टीसीपी को एस्टैब्लिश करने में, थ्री वे हैंड में जो बार बार करना पड़ रहा है उसका बचत होता है। कि अगर सब्सिक्वेंट ब्राउजिंग अगर वो कर रहा है, सब्सिक्वेंट यूआरएल्स पे वो जा रहा है, हर बार अगर थ्री वे हैंड शेकिंग करेगा तो इट विल कॉस्ट द एक्सचेंज ऑफ डेटा, जो टाइम डेटा एक्सचेंज का जो टाइम लग रहा है उस पर वो थोड़ा सा कॉस्ट ओवरहेड बढ़ जाएगा। साथ में कि अगर हम एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं इसमें हमको एक फायदा होता है कि आई कैन पाइपलाइन द इंफॉर्मेशन कि हम एक रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं, दैट इज आई एम गोइंग टू सेंड मल्टीपल 5 रिक्वेस्ट। तो अगर हम 5 रिक्वेस्ट में हम चाहते हैं कि मेरा जो तीसरा रिक्वेस्ट है वो पहले चला जाए और जो चौथा रिक्वेस्ट है वो बाद में जाए, या फिर चौथा रिक्वेस्ट में पहले चला जाए, तीसरा रिक्वेस्ट बाद में जाए, सो आई कैन अरेंज माई रिक्वेस्ट इन माई ऑर्डर। तो क्लाइंट इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकता है। मतलब मतलब कि जो कौन सा रिक्वेस्ट मेरा ज़्यादा अर्जेंट के आधार पे है वो भी हम इस पे प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन बाय परसिस्टेंट कनेक्शन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो परसिस्टेंट कनेक्शन जो है, ये तो हुआ कि जब एक क्लाइंट एक सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन जब एक ही that is that is a server may have multiple TCP connections in parallel with different clients इन डिफरेंट क्लाइंट्स। तो जनरली जब पहली दफ़ा जब टीसीपी जब एचटीटीपी इंस्टॉल हुआ था या फिर उसको यूज़ किया गया था तो वो नॉन परसिस्टेंट मोड में ही था। बाद में उसको पैरेलल मोड में किया गया कि ठीक है कि जो भी क्लाइंट फर्दर एक ही क्लाइंट अगर नया नया रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है, so let us create parallel TCP connections for all the requests and whichever end first that will leave the place। लेकिन बाद में इसको सिंपल परसिस्टेंट में कर दिया गया और उसी परसिस्टेंट में टाइम लिमिट का कुछ हिसाब किताब जैसे बैठाया गया ताकि बहुत समय तक वो सर्वर को होल्ड मोड पे ना रखी और सर्वर बाकी क्लाइंट्स को भी सर्व कर सके, वो अपने टीसीपी पोर्ट को बाकी क्लाइंट्स के लिए भी खोल सके इंस्टेंसेस को। नेक्स्ट कम्स द एचटीटीपी मैसेज फॉर्मेट। अब जो भी रिक्वेस्ट है दोज आर द मैसेज, दैट इज जो भी एचटीटीपी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, क्लाइंट जो भी मैसेज भेजता है सर्वर को दैट इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट। दैट इज कोई वो पेज या फिर कोई सर्विस वहां से लेना चाह रहा है और वो एचटीटीपी के रिक्वेस्ट फॉर्मेट में ही जाता है और सर्वर जिस इंफॉर्मेशन से क्लाइंट को सर्व कर रहा है दैट इज सेड टू बी द रिस्पॉन्स। अब इस ये दोनों अपने आप में एक मैसेज है, एप्लीकेशन लेयर मैसेज है, इनका अपना एक फॉर्मेट है।
तो क्या है फॉर्मेट? तो पहला है HTTP रिक्वेस्ट मैसेज। इसमें ये 3 मेन फील्ड्स में बाँटा गया है। पहला है आपका दैट इज़ रिक्वेस्ट लाइन फील्ड, दिस इज़ द रिक्वेस्ट लाइन फील्ड, इसमें बाँटा गया है। दूसरा है आपका दैट इज़ द हेडर लाइन्स, दूसरा फील्ड जो है वो हेडर लाइन का है। तीसरा फीडर लाइन जो है उसको ब्लैंक रखा गया है, वहाँ कोई फील्ड नहीं है, खाली जगह, जस्ट टू सेपरेट द 2 एरियाज़ ज़ोन्स। एंड द थर्ड इज़ द बॉडी। अब है जो जो फर्स्ट लाइन दैट इज द रिक्वेस्ट लाइन, इसमें 3 फील्ड है, मेन ब्लॉक्स है। तीनों ब्लॉक्स को कुछ डिलिमिनेटर्स दैट इज कैरेक्टर डिलिमिनेटर्स से सेपरेट किया गया है। SP is for space and CR is for that is carriage return and LF is for line feed। तो ये जो डिलिमिनेटर्स हैं, ये इन जो फील्ड्स हैं, जो जो भी कोड्स है, इंफॉर्मेशन है, जो भी ASCII फॉर्मेट, इनको अलग करता है ताकि समझ में आए। तो मेथड क्या कहता है? इट डिफाइंस द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट दैट इज मेड बाय द क्लाइंट। तो क्लाइंट किस तरह का रिक्वेस्ट किया है, हम लोग देखेंगे कितना तरह का रिक्वेस्ट हो सकता है, ये डिफाइन करता है मेथड। दूसरा कि क्लाइंट जो यूआरएल को डिमांड कर रहा है, जो एड्रेस, जिस वेबसाइट है, जिस एड्रेस पे वो पेज है, उस यूआरएल को यहाँ पे रखा जाता है उसके रिक्वेस्ट मैसेज के पहले के दूसरे खाने पे। नेक्स्ट द वर्जन, क्लाइंट HTTP का कौन सा वर्जन वो क्लाइंट यूज कर रहा है, ये वर्जन डिसाइड करता है। दैट इज जनरली इट इज 1.1। तो 1.1 वर्जन है, तो जो भी वर्जन है उस वर्जन को इसमें क्लाइंट भेजता है कि हम इस वर्जन के HTTP को यूज कर रहे हैं। सेकेंड फील्ड जो है दैट इज कॉल्ड हेडर लाइंस। द हेडर लाइंस इट कैन बी जीरो, हो सकता है यहाँ पे कोई भी हेडर लाइंस ना हो, पहला लाइन दूसरा लाइन कुछ भी ना हो, या फिर मोर देन वन लाइंस हो सकता है। इट कंटेन्स द हेडर नेम, एक सेक्शन होगा हेडर नेम, फिर कॉलन देके फिर एक स्पेस, देन द वैल्यू ऑफ द नेम करस्पॉन्डिंग टू द हेडर नेम, एंड देन कैरेज रिटर्न लाइन फील्ड। तो ऐसा बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं। एंड दोज हेडर वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। व्हाट कैन बी द हेडर वैल्यूज, देन इट इज अ ब्लैंक लाइन, एंड फाइनली वी आर हैविंग द बॉडी व्हिच इज यूजुअली ए कमेंट दैट द क्लाइंट अगर उसको चाहे तो वो कमेंट करके सर्वर को बता सकता है कि हमको इस तरह का मैसेज चाहिए, या अपने मैसेज को कुछ कमेंटेड करके वो भेज सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज द रिस्पॉन्स मैसेज फॉर्मेट। रिस्पॉन्स मैसेज में जो पहला जो है, जो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट लाइन है, वही यहाँ पे स्टेटस लाइन है। दैट इज वो अपना स्टेटस बताएगा कि सर्वर वेदर इट इज रेडी टू सर्व द क्लाइंट। तो पहले तो वो अपना वर्जन बता देगा कि हम किस वर्जन पे हैं, आप किस वर्जन में हैं, हम किस वर्जन में हैं। दूसरा कि ये स्टेटस कोड, कि वो किस स्टेटस पे अभी है, मतलब जो पेज आप रिक्वेस्ट किए हैं उसके लिए वो स्टेटस कोड को पास करता है। और उस स्टेटस कोड का जो मीनिंग है, तो फ्रेजेस, उसका जो टेक्स्ट में जो मीनिंग होता है, वो भी वो क्लाइंट को पास करता है। इसके पास भी हेडर नेम्स एंड वैल्यूज है, जो इसके जो हेडर नेम्स है, दोज आर आल्सो दैट इज कुछ भी हो सकता है, दैट इज एडिशनल हेडर, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुकी, अगर सर्वर जो है के पास रिक्वेस्ट मैसेज आया और ये सर्वर अगर क्लाइंट पे कुकी सेट करना चाहता है, देन इट विल पुट दोस कुकी इंफॉर्मेशन ओवर हियर दैट इज हेडर नेम्स में। या फिर कंटेंट लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना चाहता है, या फिर कंटेंट का जो इनकोडिंग है, किस तरह से ये कंटेंट इनकोड हो रहा है, अगर उसमें कोई बाइनरी फाइल है या फिर कोई दूसरा टाइप ऑफ फाइल है, उसको किस तरह से वो इनकोड करके रिस्पॉन्स दे रहा है। डिपेंड्स क्या क्या वैल्यूज हम लोग देखेंगे। एंड अगेन इट इज दिस टू फील्ड्स आर सेपरेटेड विद ब्लैंक लाइन। और बॉडी में वो पेज होता है जो पेज सर्वर सर्व कर रहा है। So these are the main fields of the HTTP request and response. HTTP header contains MIME format. इसका जो भी headers है, ये सारे MIME format में होंगे। That is ASCII मोड में जो MIME का जो इंटर कन्वर्शन फॉर्मेट था, हम लोग देखे थे ईमेल में, वही फॉर्मेट ये यूज करता है। It is delivered immediately. There is no hold and forward, जो कि SMTP या फिर और भी किसी प्रोटोकॉल में होल्ड एंड फॉरवर्ड का सिस्टम है, इसमें वैसा कुछ नहीं है। मतलब डेटा जैसे ही प्रोड्यूस हुआ रिक्वेस्ट के रूप में, यूजर जैसे ही प्रोड्यूस किया, immediately it has to be handed over to the TCP. HTTP commands are embedded in the message and they are embedded in the form of ASCII mode. So these are the
मैसेज जो मेथड्स की इसमें हम लोग अभी बात कर रहे थे, दैट इज कि पहला जो हेडर जो रिक्वेस्ट मैसेज है, हो सकता है वो एक गेट के साथ वो गेट दैट इज कमांड वो भेजे, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सर्वर, सर्वर में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो गेट कमांड भेजे, साथ में एड्रेस भेजे, अपना वर्जन भेजे। उसके बाद हेड इट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट, हो सकता है डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट के विषय में इन्फॉर्मेशन मांगे। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेस इट इक्वल्स द इनकमिंग रिक्वेस्ट, तो अगर कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट है फॉर एग्जांपल जो सर्वर की तरफ से, अगर उस तरफ से कोई अगर आ रहा है, मतलब जो वो सर्वर को भेजा है उस रिक्वेस्ट को अगर क्लाइंट अपने अपने ही साइड में उसको दिखाना चाहता है या फिर सर्वर की साइड दिखाना चाहता है, दैट इज कॉल्ड इको। सो वो ट्रेस कमांड भेजेगा। कनेक्ट मतलब अगर वो सर्वर के साथ अगर रिजर्व्ड कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश कर रहा है, देन इट इज देन वी सेंड कनेक्ट। these are the few commands, every command has its own implications, इसके साथ वो सर्वर को कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट वी हैव द रिक्वेस्ट हेडर नेम्स एंड द रिस्पॉन्स हेडर नेम्स। तो इस तरह से रिक्वेस्ट हेडर में कि यूजर एजेंट आइडेंटिफाइज द क्लाइंट प्रोग्राम, पहला जो रिक्वेस्ट हेडर है उसमें यूजर एजेंट भी आ सकता है और एक्सेप्ट हेडर भी आ सकता है, शोज द कैरेक्टर सेट द क्लाइंट कैन हैंडल, वो किस किस तरह का क्लाइंट बता सकता है कि हम किस किस तरह का कैरेक्टर सेट को हैंडल कर सकते हैं। शोज जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑथराइजेशन है, शोज व्हाट परमिशन द क्लाइंट हैज, क्लाइंट अपना ऑथराइजेशन को भी बता सकता है कि वो किस किस चीज के लिए ऑथराइज्ड है। तो जो भी इंफॉर्मेशन, या फिर क्लाइंट के पास कोई कुकी अगर सर्वर पहले से स्टोर किया है तो कुकी का इंफॉर्मेशन भी वो सेंड कर सकता है कि हम रिटर्निंग क्लाइंट हैं, यू मस्ट आइडेंटिफाई। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन भरता है इस हेडर फील्ड में भर के भेजता है। सर्वर भी उसी तरह से रेस्पॉन्स, कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो उसको उसमें रेस्पॉन्स हेडर में अपना इंफॉर्मेशन भरता है, फॉर एग्जांपल डेट, वो कब उसको कम्युनिकेट किया, या फिर सेट कुकी, अगर सर्वर को कुकी सेट करना है क्लाइंट पे, नया क्लाइंट है, नया रिक्वेस्ट नया वेबसाइट विजिट कर रहा है, एक कुकी अगर सेट करना है तो सर्वर विल सेट द कुकी, गिव द कुकी टू द क्लाइंट एंड द क्लाइंट will save the cookie in its cookie directory। कंटेंट एनकोडिंग कि सर्वर किस तरह का जो कंटेंट है किस तरह से इनकोड कर रहा है ताकि क्लाइंट उसको डिकोड कर सके, किस तरह का लैंग्वेज में वो सर्व कर रहा है, लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट कितना है, स्पेसिफाई द मीडिया टाइप, डॉक्यूमेंट में जो मीडिया है वो किस किस तरह का मीडिया है, ये सारा इंफॉर्मेशन वो हेडर सेक्शन में ही डाल के भेजता है। फाइनली वी आर हैविंग द कोड्स, दैट इज द स्टेटस कोड एंड द स्टेटस पेजेस, जो हम लोग देखे थे कि ये तीन चार सॉरी 5 रेंज में बांटा गया है। पहला है इंफॉर्मेशनल, दूसरा है सक्सेस रेंज, तीसरा है रिडक्शन, चौथा है क्लाइंट एरर और पांचवा है सर्वर एरर। तो 100 वाला जो रेंज है दैट इज फॉर इंफॉर्मेशनल, 200 वाला जो रेंज है दैट इज फॉर सक्सेस, 300 वाला जो रेंज है दैट इज फॉर रिडायरेक्शन एंड अगर क्लाइंट की तरफ अगर कोई एरर है, दैट इज सर्वर अगर इसको सर्व कर रहा है, स्टेटस बता रहा है अपना, तो अगर एरर क्लाइंट की तरफ से, क्लाइंट कुछ ऐसा रिक्वेस्ट भेजा है दैट इज फॉर एग्जांपल बैड रिक्वेस्ट, या फिर क्लाइंट को अधिकार नहीं है सर्वर में लॉगिन करने का, दैट इज अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस, या फिर क्लाइंट को सर्वर ब्लॉक करके रखा है, दैट इज वो मैलिशियस क्लाइंट है, या फिर गलत अधिकार को प्रयोग, सर्वर ऐसे बहुत सारे क्लाइंट ब्लॉक करता है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट अगर बार बार किसी सर्वर को ज़्यादा बार अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका भी एक टाइम गैप होता है, कितने समय में कितना बार वो रिक्वेस्ट भेजा है, उसके आधार पे उसको उसको संदेहास्पद मान के उसको ब्लॉक करके छोड़ देता है कुछ समय के लिए। तो सर्विस इज डिनाइड, उस क्लाइंट के लिए सर्विस डिनाइड करके छोड़ देता है। सो इट डिपेंड्स कि वो फर्दर किसी रिक्वेस्ट के लिए वो कौन से कोड को वो यूज करेगा। कोई कोई सर्वर फॉर एग्जांपल अगर सर्वर में भी एरर है, फॉर एग्जांपल सर्वर अगर सर्विसिंग में गया है, सर्वर इज टेम्पररी अनअवेलेबल, दैट केस द सर्वर मतलब वो अपडेट हो रहा है या फिर सर्वर में कुछ चेंजेस हो रहा है, इट इज अंडर वर्क। तो ये कोड्स जो है वो इंफॉर्मेशन भर के भेजता है ताकि क्लाइंट को भी पता चले कि सर्वर किस स्टेट में है, और सर्वर ये भी बता सके कि क्लाइंट को हम क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट एचटीटीपी। इसी तरह से एचटीटीपी में सारा चीज कम्युनिकेशन होता है। आई थिंक वी हैव completed all the aspects of World Wide Web and HTTP. So we end here. We will see in the next session.